एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। और नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, टाइम है बहुत, अभी दिमाग में यही आ रहा होगा, लेकिन ये टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ी थोड़ी अपनी स्टडीज को प्लीज स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये डायलॉग सुना है कि नहीं? नहीं सुना तो आज सुन लिया, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में, सबसे पहले तो मेरे को कमेंट करके बताओ ये चैप्टर कौन सा चल रहा है। हम समझ रहे हैं मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें नर जनन तंत्र हम पूरा कवर कर चुके हैं विथ डिटेल। अब हमारा चल रहा है मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र को विथ डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमने आपको समझाया अंडाणु जनन की कैसे अंडाणु का निर्माण होता है विभिन्न चरणों में, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कब जाके अंडाणु परिपक्व रूप से बनता है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। आज का जो हमारा लेक्चर है इससे भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली आपसे पूछा जा सकता है या तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया के बाद अंडाणु का बाहर आना यानी कि अंडोत्सर्ग प्रक्रिया को समझाइए, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि अंडाशय की आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। अंडाणु का नामांकित चित्र आपसे पूछा जा सकता है या ग्राफीय पुटक का नामांकित चित्र। तो जो आज क्वेश्चन हम समझने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस होगी, डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस होगी और थ्योरी तो मैं समझाती ही हूँ। तो ध्यान से समझिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू कहाँ से हुआ, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब एक फीमेल चाइल्ड यानी कि एक बच्ची जो कि फीमेल है यानी कि मादा है अपनी माँ के गर्भ में होती है, और किस अवस्था में होती है, भ्रूणी अवस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। तो भ्रूणी अवस्था में उसके अंदर वे कोशिकाएं भी डेवलप हो जाती हैं जो आगे जाके एक बच्चे को जन्म देने के लिए अंडाणु का निर्माण करेगी। यानी कि अंडाणु निर्माण करने वाली कोशिकाएं इसके अंदर है। उन कोशिकाओं को बेटा ऊगोनिया कहते हैं जो कि द्विगुणित होती है। ये मैंने आपको समझा चुका है, मैं सिर्फ लंबे इसमें फ्लो में बताती हूँ, ठीक है। हाँ, तो भ्रूणी अवस्था में एक फीमेल चाइल्ड के पास बहुत सारी संख्या में उगोनिया है, लेकिन ये उगोनिया यानी कि जनन कोशिका करती है समसूत्री विभाजन, 1 से 2, 2 से 4 उगोनिया में बढ़ जाती है। यहाँ पूरी तरीके से जो होगा वो कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, जिसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, केंद्रक का या गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होगा। अब धीरे से ये जो oogonia है ये अपना आकार बढ़ा लेती है और आकार बढ़ाकर बन जाती है बेटा प्राथमिक oocyte। और प्राथमिक oocyte बनते तक ना इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होता ही है और ये प्राथमिक oocyte बनती ही है कि बच्ची का जन्म हो जाता है और ये प्रक्रिया यही रुक जाती है। तो अभी जो हम समझेंगे वो इस प्राथमिक oocyte से आगे जाकर आप अर्धसूत्री प्रथम विभाजन कंप्लीट करके एक प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। साथ ही साथ दूसरी तरफ बनेगी एक द्वितीयक oocyte। इस द्वितीयक oocyte जिसको हम द्वितीयक अंडाणु भी कहते हैं, इसका जन्म हुआ जब अर्धसूत्री विभाजन जो स्टार्ट हुआ था वो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो कंप्लीट हुआ। और जैसे ही कंप्लीट हुआ एक तरफ द्वितीयक oocyte बन गई जबकि एक तरफ प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बन गया। और ये जो प्रक्रिया होगी ये होगी 12 से 13 वर्ष की उम्र में, जिसे हम कहते हैं टीन एज।
किशोरावस्था, प्यूबर्टी की एज जिसमें बच्ची के मेंस्ट्रुअल साइकिल आने चालू हो जाते हैं, फर्स्ट मेंसेस, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले प्राथमिक ओसाइड अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट करके प्राथमिक ध्रुवीय पिंड और द्वितीयक ओसाइड बनाती है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि कैसे प्राथमिक ओसाइड प्राथमिक ध्रुवीय पिंड एवं द्वितीयक ओसाइड बनाती है और द्वितीयक ओसाइड ही अंडाशय से बाहर आती है और इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे अंडोत्सर्ग प्रक्रिया। समझ पा रहे हैं? यानी कि अंडोत्सर्ग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्लीटली किशोरावस्था में संपन्न होगी, टीनेज में संपन्न होगी। शुरुआत इसकी होगी प्राथमिक ओसाइड के अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट करने से, और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट होगा, जो प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ था ऊपर, जब बच्ची का जन्म हुआ था, जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ ये यहीं रुक गया था। जब वो 12-13 साल की उम्र में आई, वापस से विभाजन रीस्टार्ट हुआ और प्राथमिक ओसाइड कन्वर्ट हो गई प्राथमिक ध्रुवीय पिंड और द्वितीयक ओसाइड में। ये जो द्वितीयक ओसाइड है यही बेटा क्या करती है, द्वितीयक ओसाइड ही धीरे से, इधर ये फिमरी है, यहाँ पे अंडाशय है, अंडाशय से ये द्वितीयक ओसाइड ही बाहर आती है, अंडाशय से द्वितीयक ओसाइड ही बाहर आती है, जिसको कैच करने का काम, जिसको पकड़ने का काम किसका है, फिमरी का। फिमरी इसे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कीप धीरे धीरे से चलाकर पहुंचा देता है किस क्षेत्र में, तुम्बिका क्षेत्र में। यानी कि तुम्बिका क्षेत्र में जो पहुंचती है वो अंडाणु नहीं होता, वो होती है द्वितीयक ओसाइड। द्वितीयक ओसाइड को द्वितीयक अंडाणु भी कहते हैं, सेकेंडरी ओव्यूल। द्वितीयक ओसाइड, सेकेंडरी ओसाइड, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप कि क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ये है गर्भाशय, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है अंडाशय। अंडाशय के अंदर जब बच्ची 12 से 13 साल की उम्र में आई तो प्राथमिक ओसाइड ने अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो इसका रुका हुआ था इसको वापस से स्टार्ट किया, और जैसे अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ एक द्वितीयक ओसाइड और एक प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बना। लेकिन इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है जितनी हमको सुनने में लग रही है, इतना ये इजी नहीं है। इसको आपको विथ डिटेल समझना है कि कैसे कैसे करके प्राथमिक ओसाइड द्वितीयक ओसाइड का निर्माण करती है। एक लंबी प्रोसेस है ये, कम से कम 13 से 14 दिन इस प्रोसेस में लगते हैं। तो इस प्रोसेस को होने में और द्वितीयक ओसाइड के निर्माण में जितने भी चरण होते हैं वही हमें समझना है, और इसी प्रक्रिया को हम समझेंगे अंडोत्सर्ग प्रक्रिया के अंतर्गत। तो आई होप आपको क्लियर है कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, आज हम क्या समझने वाले हैं, है ना। अब ये रिकॉल क्यों करवाया, तो कुछ हमारे बच्चे अगर कोई नए जुड़े होंगे ना तो उनके सर के 20 फीट ऊपर से जाता कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से समझना है। कहीं अगर अटकते हो, डाउट आता है तो मैडम से पूछना है। आप ये सोचते होंगे कि कैसे पूछें, तो लेक्चर के बाद भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। समटाइम्स हम आपको व्हाट्सएप में, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमने, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है अपना एकेडमी का। इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करके बोल सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। देयर आर वेरियस ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। आप जैसे चाहें वैसे हमसे कांटेक्ट कीजिए, लेकिन डाउट्स पूछिए। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ी सी रीच बढ़ाइए ताकि हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए आपको पढ़ाने में, और कंटेंट आपको और मजेदार और जल्दी मिलना चालू हो, ताकि जल्दी से अपन इस बोर्ड से डिजिटल बोर्ड में आए, सॉरी ठीक है, डिजिटल बोर्ड में आए। आई एम फम्बलिंग, पर मैं इसको काटूंगी नहीं, ठीक है। तो जल्दी से हम डिजिटल बोर्ड में आए ताकि जल्दी जल्दी आपकी तैयारी और बेहतर हो, हम अच्छे अच्छे इमेजेस का यूज करें, अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट का यूज करें, माइंड मैप्स के थ्रू आपको पढ़ाएं, और उसके लिए चाहिए पैसा।
तो अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी होगा, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो आप हमें वैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं बेटा। क्यूआर आपके सामने आते रहता है, तो जैसे चाहे वैसे गुरु दक्षिणा दे दो, चाहे शेयर करके दे दो, दोस्तों को बता के, ज्यादा से ज्यादा वीडियो की रीच बढ़ा के, या फाइनेंशियली सपोर्ट करके, इट्स अप टू यू। चलो अब वापस आ जाओ टॉपिक पे, पढ़ाई पे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग प्रक्रिया के लिए सबसे पहले मैडम बनाएंगी अंडाशय की आरेखीय काट। ये बड़ा सा मैंने आज बना दिया, क्या, अंडाशय। इस अंडाशय में हमारे पास जो प्रारंभिक स्थिति में है बेटा अभी, वो कौन है, वो है प्राथमिक उसाइड। कौन है बेटा, प्राथमिक उसाइड। प्राथमिक उसाइड हमारे पास है, और प्राथमिक उसाइड जो है ये कब बनी थी, जब बच्ची माँ के गर्भ में थी तभी बन गई थी। और जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ, प्राथमिक उसाइड अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्था में थी और वहीं रुकी हुई थी। मैंने अब भी समझाया। अब जो हम प्रक्रिया समझ रहे हैं, ये है बेटा बच्चे की किशोरावस्था, यानी कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में होने वाली प्रोसेस, किशोरावस्था में होने वाली प्रक्रिया है ना, किशोरावस्था में होने वाली प्रोसेस को हम समझ रहे हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, तो ये है बेटा अंडाशय की आरेखीय काट। ये पूरा का पूरा हमने ओवरी, एक सिंगल ओवरी बनाई है। फीमेल्स के पास ओवरी की संख्या कितनी है, तो बेटा एक जोड़ी, वन पेयर, जिसमें दो है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दोनों अल्टरनेट काम करती है। एक महीने में एक अंडाणु बनाएगी, अगले महीने वो रेस्ट पे रहेगी, दूसरी वाली दूसरे महीने में अंडाणु बनाएगी। इस प्रकार अल्टरनेट दोनों चलती हैं। जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता, पुरुषों में भी टेस्टिकल यानी कि वृषण की संख्या 2 है, यानी कि एक जोड़ी है जिसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। बट दोनों में साथ में होता है, वो फैक्ट्री है स्पर्म फॉर्मेशन की या शुक्राणु निर्माण करने की। यहाँ ऐसा नहीं है। अल्टरनेट 1-1 की कंडीशन में चल रही है ओवरी। एक बार में एक ओवरी अंडाणु बनाएगी तो दूसरी रेस्ट पे रहेगी, दूसरी बार में दूसरे मंथ में दूसरी बनाएगी तो पहली वाली रेस्ट पे चली जाएगी। ऐसे अल्टरनेट दोनों ओवरीज काम करती हैं, ठीक है। तो अभी जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक उसाइड, ठीक है। अब प्राथमिक उसाइड धीरे धीरे करके एक ऐसी संरचना बनाएगी जिसके फटने के बाद जो बाहर आएगी, जिसके फटने के बाद जो बाहर आएगी, उस संरचना को आप कहोगे द्वितीयक उसाइड। हमें बेटा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट करवाना है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो रुका हुआ था ना बच्ची के जन्म के बाद, वो विभाजन कंप्लीट करवाना है। एक तरफ बनाना है बेटा प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, प्राइमरी पोलर न्यूक्लियाई। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड पे फोकस करना है, बिकॉज यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। समटाइम्स आपके सामने ऐसे हिंदी वर्ड आ जाते हैं जो आपने सुने ही नहीं, और फिर कंफ्यूजन में आप ऑब्जेक्टिव गलत करके आ जाओगे, या आपको समझ में नहीं आएगा, या आपकी आगे की स्टडीज में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप बाइलिंगुअल चलें, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे फोकस करें। ज्यादातर वर्ड, बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि इंग्लिश वर्ड याद रखो, हिंदी वर्ड भूल भी गए तो चलेगा, बट इंग्लिश आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपकी चीजें गलत होने से बचाएगी, ठीक है। हिंदी में भले ही मिस टाइपिंग हो जाती है, इंग्लिश में नहीं होती है एमपी बोर्ड वालों से, है ना। चलिए अब हम क्या समझ रहे हैं कि कैसे जो प्राथमिक उसाइट है वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट करती है और द्वितीयक उसाइट बनाएगी और प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बनाएगी। यहाँ से यहाँ तक पहुंचते तक की प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल है, हमें वही समझना है। और उसी प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये जो मैंने बनाई है संरचना, इसे हम कहेंगे अंडाशय की आरेखीय काट, ठीक है।
तो हमारे पास जो अभी है वो है प्राथमिक ओसाइट। बच्ची के फर्स्ट मेंसेस आने वाले हैं, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाले हैं, उसके 28 दिन पहले ये प्रक्रिया चालू हो गई। तो प्राथमिक ओसाइट अपने चारों तरफ एक गोल आवरण बना लेती है, पहली लेयर, ठीक है। प्राथमिक ओसाइट अपने चारों तरफ, ये प्राथमिक ओसाइट थी, भर दी मैंने, अपने चारों तरफ एक लेयर चढ़ा लेती है। इस लेयर को नाम देते हैं बेटा हम, प्राथमिक ओसाइट ने अपने चारों तरफ पहली लेयर चढ़ा ली, इस लेयर को नाम दे देते हैं हम जोना ग्रेन्युलोसा, जोना ग्रेन्युलोसा। और ग्रेन्युलोसा लेयर के आते ही, जोना ग्रेन्युलोसा, ठीक है, ग्रेन्युलोसा लेयर के आते ही प्राथमिक ओसाइट नहीं रहती, इसे कहा जाता है बेटा प्राथमिक पुटक। क्या कहते हैं इसे? प्राथमिक पुटक। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान से सुनना, इधर उधर दिमाग नहीं जाने देना प्लीज, यहाँ बिल्कुल सामने ध्यान होना चाहिए। मैंने क्या बोला, प्राथमिक ओसाइट जो है इसको बनाना है द्वितीयक ओसाइट। सबसे पहले ये क्या कर रही है बेटा, प्राथमिक ओसाइट अपने चारों ओर एक आवरण बना लेती है, पहला आवरण, पहली लेयर अपने चारों ओर चढ़ा लेगी, इस लेयर को नाम देते हैं जोना ग्रेन्युलोसा। आप जोना वर्ड भूल जाओ, आप सिर्फ ग्रेन्युलोसा याद रखना, क्योंकि जोना पहली सीधा लेयर एक आगे मिलेगी जिसमें और इसमें से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेन्युलोसा इज ओके फॉर यू। तो ग्रेन्युलोसा लेयर जैसे ही इसके चारों तरफ चढ़ी, अब ये प्राथमिक ओसाइट नहीं कहलाती, इसे कहा जाता है बेटा प्राथमिक पुटक, प्राइमरी पुटक, ठीक है। अब धीरे से और वृद्धि हुई, और क्या हुआ, इस प्राथमिक पुटक ने ऑलरेडी इसके ऊपर कितने आवरण चढ़े हुए हैं, एक आवरण पहले से इसके पास था, इसने चारों तरफ एक और आवरण चढ़ा लिया, धीरे से एक और आवरण चढ़ा लिया, तो अब इसके पास कितने आवरण हो गए बेटा, 2 आवरण हो गए। बाहर वाला बन गया बेटा ग्रेन्युलोसा, बाहर वाला आवरण क्या बन गया, ग्रेन्युलोसा, और अंदर वाला आवरण बन गया थीका, अंदर वाला आवरण बन गया थीका। और जैसे ही थीका लेयर चढ़ गई, ग्रेन्युलोसा पहले से है, अब इसके पास थीका आ गई, जैसे ही थीका लेयर चढ़ गई तो प्राथमिक पुटक का नाम बदलकर हो गया द्वितीयक पुटक, प्राथमिक पुटक का नाम बदलकर क्या हो गया, द्वितीयक पुटक, ठीक है। अब क्या होगा, पहले एक लेयर चढ़ी थी, फिर दूसरी लेयर चढ़ गई, और दूसरी लेयर के बाद एक और लेयर चढ़ेगी, इस एक और लेयर को भी हम नाम देंगे। देखिए थोड़ा सा और ऊपर बनाती हूं मैं, यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी एक लेयर थी जिसका नाम था ग्रेन्युलोसा, फिर हमने दूसरी लेयर चढ़वा दिए, दूसरी लेयर को थीका नाम दिए, फिर एक और लेयर चढ़वा दो, थीका के ऊपर एक और लेयर चढ़ गई, और अंदर जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखो, एक लेयर है बेटा ग्रेन्युलोसा, फिर एक लेयर थी थीका, और थीका 2 भागों में बट गई। पहली जो बाहर वाली लेयर है उसे नाम देंगे थीका एक्साइन, बाहर वाली लेयर को नाम देंगे थीका एक्साइन, अंदर वाली लेयर को नाम देंगे बेटा थीका इंट्राइन। 2 लेयर में बट गई थीका लेयर, थीका एक्साइन और थीका इंट्राइन, और जैसे ही थीका एक्साइन और इंट्राइन बनी, द्वितीयक पुटक का नाम बदल गया, और अब इसका नाम हो गया तृतीयक पुटक। अब इसका नाम क्या हो गया, तृतीयक पुटक। प्राथमिक पुटक में एक लेयर है, द्वितीयक पुटक में 2 लेयर है, और तृतीयक पुटक में 3 लेयर है। जैसे ही 3 लेयर आई, अब इसका नाम हमने दे दिया तृतीयक पुटक, जिसके पास 3 लेयर्स है, बाहर वाली ग्रेन्युलोसा, अंदर वाली थीका एक्साइन, उसके अंदर वाली थीका इंट्राइन। देयर आर 3 लेयर्स इन क्या बोलते हैं टर्सरी पुटक। अब हम जाएंगे थोड़ा सा और आगे, और क्या करेंगे,
ये जो तृतीयक पुटक बना है ये और वृद्धि करेगा। मैडम तो बड़ा ही बनाते जा रही है ना, नहीं थोड़ा छोटा रखते हैं। ये है आपका तृतीयक पुटक, बाहर एक आवरण चढ़ा था जिसे हमने थीका इंट्राइन नाम दिया। थीका एक्साइन इसके जस्ट ऊपर है, और इसके भी ऊपर क्या है बेटा, ग्रेन्युलोसा है। इसके भी ऊपर क्या है, ग्रेन्युलोसा। टोटल कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई। 3 लेयर के बाद इसके अंदर की तरफ, 3 लेयर के बाद इसके अंदर की तरफ एक और संरचना बन जाती है। उस संरचना को नाम दिया जाता है बेटा एंट्रम। 3 लेयर ऑलरेडी है और एक और लेयर अंदर ऐसे उभार नुमा संरचना बन गई। इस उभार नुमा संरचना को नाम दिया गया बेटा एंट्रम, और तृतीयक पुटक बन गया। तृतीयक पुटक में जैसे ही एंट्रम का निर्माण हो गया, इस तृतीयक पुटक को ग्राफियन पुटक नाम दे दिया गया। समझ पा रहे हो? देखो, ग्रेन्युलोसा लेयर आई, प्राथमिक ओसाइट के ऊपर ग्रेन्युलोसा लेयर चढ़ी, प्राथमिक पुटक। अभी अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्रेन्युलोसा के अंदर एक और लेयर आ गई थीका, तो इसे कहा गया द्वितीयक पुटक। थीका 2 भागों में बढ़ गई, थीका एक्साइन और थीका इंट्राइन, तो ये बन गया तृतीयक पुटक। अब इन 3 लेयर के होते हुए भी तृतीयक पुटक के अंदर एक हल्का सा उभार आ गया जिसे नाम दिया गया एंट्रम, कि अब बस इसे फटना है। ठीक है, तो एंट्रम जैसे ही बना तो तृतीयक पुटक बदल गया काय में बेटा, ग्राफियन पुटक में। अब ये जो ग्राफियन पुटक है बेटा ये धीरे से फटता है, ग्राफियन पुटक धीरे से फटता है। इसकी सारी लेयर्स यहीं रह जाती है, जितनी लेयर्स इसके ऊपर है सारी की सारी लेयर्स यहीं रह जाती है। और जब ये फटता है तो एक संरचना बनाता है बेटा प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, और दूसरी संरचना बनाता है बेटा द्वितीयक, दूसरी संरचना बनाता है द्वितीयक ओसाइड। और ये जो द्वितीयक ओसाइड है ये अपने चारों ओर एक आवरण को लेकर जन्म लेती है। इस आवरण को कहा जाता है बेटा जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। देखो, जैसे ही ग्राफियन पुटक बना, ग्राफियन पुटक तुरंत फटेगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट होगा और एक तरफ द्वितीयक ओसाइड निकल जाएगी और एक तरफ बन जाएगा प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। इसके चारों ओर पूरी की पूरी लेयर्स बची हुई है। ये लेयर्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं और अपने चारों ओर ऐसे लिपट के चारों ओर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेती है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इनके लिपटने के बाद इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या, कॉर्पस लुटियम। ये सारी लेयर्स जो यहाँ बची हुई है ये अपने आप को गोल घेर लेती हैं और गोल घेरा बनाकर, एक गोल घेरा बनाकर ये एक नई संरचना का निर्माण करती है। इस संरचना को कहा जाता है बेटा कॉर्पस लुटियम। जो हिस्सा यहाँ बचा हुआ है फटने के बाद, ग्राफियन पुटक के फटने के बाद जो हिस्सा बचा रह गया वो फिर से कि अपने चारों ओर एक गोल घेरा या गोल आवरण बना लेता है। इस गोल आवरण को क्या कहते हैं, कॉर्पस लुटियम कहते हैं। और कॉर्पस लुटियम का काम है बेटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करना। वेस्टेज नहीं है ये, इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करना, ताकि जब प्रेगनेंसी हो तो ये गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखे। गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने का काम जो हार्मोन करता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर रहेगा तो गर्भाशय का अंतः स्तर बना रहेगा, अदरवाइज वो उसे छोड़ देगा और अंतः स्तर बाहर आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, ब्लड के रूप में। ठीक है, तो
जैसे ही ग्राफियन पुटक बना, ग्राफियन पुटक जो है वो फटता है, ऊपरी हिस्सा यही रह जाता है और जो अंदर इसके पास द्विगुणित केंद्रक था वो आधे आधे केंद्रकों में बट जाएगा, 23-23 का बंटवारा होगा और ये जो बाहर आएगा इसे हम कहेंगे बेटा द्वितीयक ओसाइट या द्वितीयक अंडाणु। द्वितीयक ओसाइट का अंडाशय से ग्राफियन पुटक के फटने के बाद द्वितीयक ओसाइट के बाहर आने की प्रक्रिया को ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। द्वितीयक ओसाइड अपने चारों ओर एक हार्ड लेयर का निर्माण करती है जिसे जूना पेल्यूसिडा कहते हैं। इस जूना पेल्यूसिडा लेयर को भेदने के लिए ही, इस जूना पेल्यूसिडा लेयर को भेदने के लिए ही शुक्राणु जो है उसकी सिर में अग्रभाग में एक पदार्थ होता है, एक्रोसोमल पदार्थ। इस एक्रोसोमल पदार्थ के कारण ही शुक्राणु अंडाणु की जूना पेल्यूसिडा लेयर को भेदकर अंदर प्रवेश कर पाता है। ठीक है, तो इस लेयर को भेदने के लिए ही शुक्राणु के पास क्या है बेटा, शुक्राणु के सिर के पास यानी कि एक्रोसोम के पास एक पदार्थ भरा हुआ है, एक्रोसोमल पदार्थ, जिसका काम होता है जो अंडाणु है इसकी जूना पेल्यूसिडा लेयर को भेदना। तो जो बाहर आया है ग्राफियन पुटक के फटने के बाद वो क्या है, वो है बेटा द्वितीयक ओसाइड। आप 2 लाइनों में सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे कि जैसे ही जूना पेल्यूसिडा लेयर बन गई अंदर की तरफ, जूना पेल्यूसिडा लेयर के बनते ही द्वितीयक ओसाइड का ग्राफियन पुटक से बाहर आना या ग्राफियन पुटक के फटने के बाद अंडाशय से बाहर मोचित होना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसमें काफी समय लगता है और ये प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट होने के बाद होती है। जो द्वितीयक ओसाइट या द्वितीयक अंडाणु बाहर आया है वो अंडाणु अंडाशय से जैसे ही निकला किसको दे दिया जाएगा, फिम्बरी को। फिम्बरी से कैच करके धीरे धीरे करके आगे पहुंचाना चालू कर देती है तुम्बिका क्षेत्र में, और तुम्बिका क्षेत्र में जो शुक्राणु के आने का वेट करता है वो होता है द्वितीयक ओसाइट या द्वितीयक अंडाणु। एक परिपक्व अंडाणु तब बनेगा जब शुक्राणु इसे भेदकर अंदर प्रवेश करेगा, तो तुरंत ही द्वितीयक ओसाइड अपना अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट करेगी और तुरंत परिपक्व अंडाणु में बदल जाएगी। फिर जो संरचना बनेगी आप उसे अंडाणु या ओव्यूल का नाम दे देंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो अंडाशय से बाहर आया है वो अंडाणु नहीं है, वो क्या है बेटा, द्वितीयक ओसाइड है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट करने के बाद बाहर आता है और इसका जो हिस्सा बचा हुआ रह जाता है, ग्राफियन पुटक या ग्राफी पुटक का जो बचा हुआ हिस्सा यहाँ बचा हुआ है वो अपने चारों ओर फिर से एक गोल घेरा बना लेगा और इस संरचना को हम कॉर्पस लुटियम कहेंगे। और कॉर्पस लुटियम का काम है हार्मोन का सीक्रेशन करना। कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करना, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करना। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है बेटा अंडोत्सर्ग प्रक्रिया, ये किशोरावस्था में मादाओं में होने वाली प्रक्रिया है। 12 से 13 वर्ष की उम्र में ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है और ये जो जर्नी है वो प्राथमिक ओसाइट से द्वितीयक ओसाइट के निर्माण की जर्नी है, जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट होने के बाद ही कंप्लीट होती है। तो आई होप आज जो हमने समझा, नाम क्या था टॉपिक का, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया। अंडोत्सर्ग प्रक्रिया या अंडाशय की आरेखीय काट क्या है हमने समझा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि द्वितीयक ओसाइट के चारों ओर बनने वाले आवरण को आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो कौन सा आवरण है जिसको शुक्राणु भेदता है अपने एक्रोसोमल पदार्थ के द्वारा। तो द्वितीयक ओसाइट के चारों ओर बनने वाले हार्ड आवरण को कमेंट करके बताइए, पहला। दूसरा, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया महिलाओं में किस उम्र में स्टार्ट होती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, तृतीयक पुटक में एंट्रम के निर्माण के साथ ही ये संरचना खालिस्तान पुटक बन जाती है।
खालिस्तान पुटक बन जाती है। मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताओ। इंटरेस्टिंग लगा, समझ में आया, आई होप आपको मजा आया हो पढ़ने में बेटा, लगा हो कि आपको बहुत कुछ आप सीखने को मिला, चीजें आपको समझ में आई हूँ, अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इफ अगर आपको लगता है कि मेरे शेयर करने से मैडम को हेल्प मिलेगी, मैं अपने दोस्तों को बताऊं तो शायद चैनल की रीच थोड़ी सी बढ़ेगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और भर भर के कमेंट करो, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा हमारा इसी से रिलेटेड, हम पढ़ेंगे हार्मोनल नियमन या हार्मोन नियंत्रण किसमें, अंडाणुजनन में, साथ ही साथ शुक्राणुजनन स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणुजनन oogenesis, दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर हम समझेंगे और फिर हम आएंगे निषेचन पे। और अगर कुछ छूटा होगा बीच में, छोटे मोटे क्वेश्चन रह गए होंगे जैसे कि अंडाणु का डायग्राम, ग्राफी पुटक का डायग्राम, मैं उसे भी कल वाले टॉपिक के साथ कवर करवा दूंगी। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।